स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में और उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है हमारी यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द झारखंड के जो न्यू सीएम है उनके बारे में है। तो स्टूडेंट झारखंड के जो फॉर्मर सीएम है उनको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा अरेस्ट किया गया था एक लैंड फ्रॉड केस के रिगार्डिंग में। उसके बाद में उनके द्वारा अपना जो रेजिग्नेशन है वो सबमिट किया गवर्नर को और आप देखिए कि न्यू सीएम है उनका जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है उसको यहाँ पे गवर्नर के द्वारा ही कैरी आउट किया गया है। तो आपको सीएम का जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है उसके बारे में बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। आप देखिएगा आर्टिकल 164 के अंदर में जो सीएम है उसके अपॉइंटमेंट प्रोसेस एंड मिनिस्टर्स के अपॉइंटमेंट प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया गया है कि सीएम एंड मिनिस्टर्स का जो ओथ है, ओथ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे कैरी आउट करना होता है गवर्नर के द्वारा। क्या स्टूडेंट्स किसी पर्सन को एज ए चीफ मिनिस्टर के रूप से अपॉइंट किया जा सकता है एंड किसी पर्सन को एज ए मिनिस्टर के रूप से अपॉइंट किया जा सकता है विदाउट बीइंग द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली या कुछ स्टेट जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसका मेंबर हुए बिना भी क्या एज ए चीफ मिनिस्टर एंड मिनिस्टर के रूप से अपॉइंट किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स उसके रिगार्डिंग में जो प्रोविजंस हैं उनको भी आर्टिकल 164 के अंदर ही मेंशन किया गया है कि किसी भी पर्सन को 6 मंथ एडवांस के अंदर में एज ए सीएम एंड मिनिस्टर के रूप से अपॉइंट किया जा सकता है। विद इन द 6 मंथ के अंदर में उनको यहाँ पे जो मेंबरशिप है उसको गेन करना होगा लेजिस्लेटिव असेंबली या कुछ स्टेट जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो उसका जो मेंबरशिप है उसको गेन करना होगा आने वाले 6 मंथ के अंदर में अगर उनको ऐसे अपॉइंट किया जाता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे झारखंड के जो 12th सीएम है उनके द्वारा यहाँ पे जो ओथ है वो लिया गया है। तो आपको जो झारखंड का जो स्टेट हुड है उसके बारे में भी बेसिक जानकारी होनी चाहिए। आप देखिए कि 2000 के समय में 3 स्टेट्स उनको क्रिएट किया गया था हमारे कंट्री के अंदर में। बिहार से सेपरेट करते हुए झारखंड को क्रिएट किया गया था स्टूडेंट्स। उस समय में बिहार से सेपरेट करते हुए झारखंड को उस समय में बनाया गया एज ए स्टेट हुड है वो यहाँ पे दिया गया था। आप देखिए कि जो मध्य प्रदेश से सेपरेट करते हुए छत्तीसगढ़ को एज ए स्टेट हुड का जो टाइटल है उस समय में दिया गया। और उसके अलावा नॉर्दर्न पार्ट ऑफ जो उत्तर प्रदेश का जो नॉर्दर्न पार्ट है हिली एरिया है वहाँ से उत्तराखंड है उसको क्रिएट किया गया था उत्तर प्रदेश से सेपरेट करते हुए। तो 3 स्टेट्स हैं जो 2000 के समय में इस्टेब्लिशमेंट के अंदर में आए थे और आप देखिए कि 24 ईयर्स का जो समय है वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। विद इन द 24 ईयर्स के जो ड्यूरेशन के अंदर ही आप देखिए कि 12 सीएम है वो पावर के रूप से आए हैं। तो बेसिकली जो झारखंड का जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है उसको भी ये शो करता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे फ्लोर टेस्ट के रिगार्डिंग में जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनको दूसरे स्टेट के अंदर में शिफ्ट किया गया है कि वहाँ पे जो एमएलएज का जो पोचिंग है वो ना किया जा सके अपोजिशन पार्टीज के द्वारा। तो आपको यहाँ पे जो फ्लोर टेस्ट है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। किसी भी गवर्नमेंट को यहाँ पे फ्लोर टेस्ट के थ्रू गो थ्रू करना होता है स्टूडेंट्स। उनका जो मेजोरिटी है उसको चेक किया जाता है क्या उस गवर्नमेंट को यहाँ पे मेजोरिटी है या नहीं है उस असेंबली के अंदर में। तो उसी के रिगार्डिंग में अपना जो मेजोरिटी है उसको टेस्ट करने के पर्सपेक्टिव से आपको जो फ्लोर टेस्ट है एक मोशन के थ्रू आपको देखने के लिए मिलेगा और गवर्नमेंट के द्वारा अपना जो मेजोरिटी है उसको यहाँ पे प्रूव किया जाता है। तो बेसिकली कॉन्फिडेंस ऑफ गवर्नमेंट का जो कॉन्फिडेंस है उसको फ्लोर के अंदर में शो करता है और इसके रिगार्डिंग में आर्टिकल 175 क्लोज सेकंड के अंदर में मेंशन किया गया है फ्लोर टेस्ट के पर्सपेक्टिव से कि गवर्नर के द्वारा कभी भी यहाँ पे फ्लोर टेस्ट के रिगार्डिंग में जो ऑर्डर्स हैं वो इश्यू किए जा सकते हैं या गवर्नमेंट को अपना जो मेजोरिटी है वो प्रूव करना होता है। तो स्टूडेंट्स गवर्नर बेसिकली यहाँ पे एड एंड एडवाइस के रूप से वर्क करते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो एड एंड एडवाइस है उसके रूप से उनके द्वारा वर्क किया जाता है जिसको कि आर्टिकल 163 के अंदर में मेंशन किया गया है। तो आप देखिए कि गवर्नर के द्वारा डायरेक्टली हर एक समय यहाँ पे जो फ्लोर टेस्ट है उसके रिगार्डिंग में जो ऑर्डर्स हैं वो नहीं इश्यू किए जा सकते। बेसिकली इस प्रोविजन को सुप्रीम कोर्ट ने भी काफ़ी सारे केसेस के अंदर ऑब्जर्व किया गया है कि गवर्नर के द्वारा डायरेक्टली यहाँ पे जो फ्लोर टेस्ट है उसके बारे में मेंशन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द ज्ञान व्यापी जो मॉस्क है उसके बारे में है स्टूडेंट। तो उनके द्वारा एक पेटिशन है उसको फाइल किया गया था कि वहाँ पे जो पूजा के लिए जो अलाउ किया गया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा तो उसको यहाँ पे जो स्टे है वो लगाया जा सके। तो स्टूडेंट्स आपको ज्ञानव्यापी जो मॉस्क है उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो जरूर से पता होनी चाहिए। आप देखिए कि हमारे जो हिस्ट्री की बुक्स है उसके अंदर में मेंशन किया गया है 1669 के समय में जो औरंगजेब है उनके द्वारा वहाँ पे एक टेम्पल हुआ करता था जिसको कि हम विश्वेश्वर टेम्पल के रूप से जानते हैं। विश्वेश्वर टेम्पल को डिस्ट्रॉय करते हुए वहाँ पे जो मॉस्क है उसका कंस्ट्रक्शन को कैरी आउट किया गया है। उस डिस्ट्रक्शन के बारे में जो टेम्पल का जो डिस्ट्रक्शन है ज्ञानवापी मॉस्क का जहाँ पे क्रिएट किया गया है उस एरिया के बारे में आप देखिए कि बुक्स के अंदर भी मेंशन किया गया है। साकिब खान का जो बुक है जिसको कि हम यासिर आलमगीरी के रूप से जानते हैं अब उस बुक को हम
यासिर आलमगीरी के रूप से जानते हैं। आप देखिए यासिर आलमगीरी जो बुक है उसके अंदर में मेंशन किया गया है कि औरंगजेब के द्वारा 1669 के समय गवर्नर को, वहाँ के जो गवर्नर हुआ करते थे, उनको ऑर्डर दिया गया था कि उस टेम्पल को डिस्ट्रॉय कीजिए और वहाँ पे जो मॉस्क है उसका कंस्ट्रक्शन आपको कैरी आउट करना है। बट आपको यहाँ पे प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में भी पता होना चाहिए कि 1991 का जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि राम मंदिर के अलावा और कोई से भी जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं उसके ऊपर में बेसिकली जो क्लेम है वो नहीं किया जाएगा, क्योंकि 91 से पहले के जो डिस्प्यूटेड जो केसेज हैं उन्हीं को बेसिकली यहाँ पे डील किया जाएगा। नो न्यू फ्रेश जो केसेज हैं डिस्प्यूट के रिगार्डिंग में रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के पर्सपेक्टिव से उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर में मेंशन किया गया है, क्योंकि बेसिकली आप देखिए कि जो पंडोरा बॉक्स है उसको ओपन ना हो, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के अंदर में पॉलिटिकल पार्टीज के अपने पर्पस के थ्रू इसको यूज ना किया जा सके, वो आपको प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर में मेंशन है वो देखने के लिए मिलता है। और नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द ओडिया के पर्सपेक्टिव से है। आप देखिए कि उड़ीसा के अंदर एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज होने वाली है जिसको कि यहाँ पे ओडिया लैंग्वेज का जो फर्स्ट वर्ल्ड का कॉन्फ्रेंस है उसके रूप से रिकॉग्नाइज किया गया है। तो आपको यहाँ पे लैंग्वेज के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो जरूर से होनी चाहिए, स्पेशली ओडिया के पर्सपेक्टिव से। आप देखिए कि लैंग्वेज के रिगार्डिंग में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में जो शेड्यूल 8 है उसके अंदर में मेंशन किया गया है, उसके अंदर में आपको शेड्यूल लैंग्वेज है वो देखने के लिए मिलती हैं जिनका जो प्रेजेंट संख्या है वो 22 लैंग्वेज है। तो शेड्यूल 8 के अंदर में जो टोटल आपको 22 लैंग्वेज हैं उनके बारे में मेंशन किया गया है। आप देखिए कि 6 हमारी क्लासिकल लैंग्वेज है जिसके अंदर भी ओडिया यहाँ पे पार्ट है, शेड्यूल लैंग्वेज का भी यहाँ पे पार्ट है। इसके अलावा अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स के बारे में बात करें तो 343 आर्टिकल से लेकर 351 जो आर्टिकल्स है उसके अंदर लैंग्वेज के जो प्रोविजन है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। आप देखिए एक एक इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी है, ऑफिसर ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के जो ऑफिसर हैं जिनके बारे में मेंशन किया गया है आर्टिकल 350 के अंदर में। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे जो शेड्यूल लैंग्वेज है उसके अंदर में ओरिजिनल कितना शेड्यूल लैंग्वेज हुआ करता था, कैसे उसके अंदर में चेंज आया है, उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो आप देखिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके दौरान में आपको टोटल 14 जो लैंग्वेज है एज ए शेड्यूल लैंग्वेज के रूप से देखने के लिए मिलती हैं शेड्यूल 8 के अंदर में। शेड्यूल 8 के अंदर में टोटल 14 लैंग्वेज हुआ करती थी। बाद में यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट अमेंडमेंट के थ्रू में अलग अलग लैंग्वेज है उसको ऐड किया गया है, जैसे कि 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इन द 1967 के समय में कौन सी लैंग्वेज को ऐड किया गया, सिंधी को यहाँ पे ऐड किया गया, सिंधी को यहाँ पे ऐड किया गया। फिर 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आपको देखने के लिए मिलता है 1992 के समय में, क्योंकि आप देखिए कि 92 के समय आया है, ईयर आपको लमसम पता होना चाहिए, क्योंकि 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आपको पंचायती राज इंस्टीट्यूशन अर्बन लोकल बॉडीज के थ्रू देखने के लिए मिलते हैं 93-94 के समय में। इस समय में 3 लैंग्वेज जिनको ऐड किया गया था उसके अंदर कोंकणी है, कोंकणी के अलावा मणिपुरी है और नेपाली है। KMN नाम से आप याद कर सकते हो, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली के रूप से 3 लैंग्वेज हैं जिनको ऐड किया गया। फिर 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आपको देखने के लिए मिलता है। 91st के अंदर में आप देखिए कि बोडो है, डोगरी है, मैथिली और संताली, BDMS के नाम से आप इसको याद कर सकते हो। बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संताली जो लैंग्वेज है उनको ऐड किया गया है। तो टोटल अब हमारा जो 22 लैंग्वेज है शेड्यूल 8 के अंदर में उनका इस तरीके से अमेंडमेंट प्रोसेस है वो आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में है, तो आप देखिए कि 2004 के समय में जो तमिल है उसको जो तमिल है उसको फर्स्ट टाइम क्लासिकल लैंग्वेज है उसके रूप से रिकॉग्नाइज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। इसके अलावा फिर आपको देखने के लिए मिलता है तमिल के बाद में जो संस्कृत है, संस्कृत के बाद में कन्नड़ा है, संस्कृत है, संस्कृत के अलावा आप देखिए कि जो कन्नड़ा लैंग्वेज है जो कर्नाटक के अंदर बोली जाती है, तेलुगु है जो आपको आंध्र प्रदेश के रीजन के अंदर में देखने के लिए मिलती है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कुछ पार्ट ऑफ महाराष्ट्र भी है। फिर स्टूडेंट्स इसके अलावा आप देखिए कि मलयालम जो लैंग्वेज जो केरल के अंदर बोला जाता है, और इसके अलावा जो ओडिया लैंग्वेज है जो उड़ीसा के अंदर आपको देखने के लिए मिले। तो टोटल 6 लैंग्वेज हैं जिनको बेसिकली एज ए क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में स्टेटस दिया गया है, जिसके अंदर उड़ीसा भी है। क्लासिकल लैंग्वेज को याद करने का एक तरीका है, आप देखिए कि यहाँ पे हमारा तमिलनाडु है, तमिलनाडु के अलावा यहाँ पे हमारा कर्नाटक आपको देखने को मिलेगा, कावेरी डिस्प्यूट वाला रीजन है, इधर केरल सिचुएटेड है और इधर आप देखिए कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का रीजन है। तो 4 ये हमारी सदर्न इंडिया का क्लासिकल लैंग्वेज है। इसके अलावा आप देखिए कि हमारा जो संस्कृत लैंग्वेज है ऑल ओवर इंडिया में बोला जाता था, स्पेशल नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर भी एंशिएंट समय में। तो संस्कृत लैंग्वेज है और ओडिया लैंग्वेज उड़ीसा के रीजन के अंदर बोला जाता है। तो टोटल इस तरीके से जो 6 लैंग्वेज है उसको आप याद कर सकते हो। 4 लैंग्वेज सदर्न इंडिया से हैं, एक संस्कृत है और इसके अलावा एक ओडिया है।
स्टूडेंट्स क्लासिकल लैंग्वेज के स्टेटस के रिगार्डिंग में कुछ क्राइटेरिया हैं, जैसे मराठी का एक क्लासिकल लैंग्वेज का डिमांड आपको देखने के लिए मिलता है कि मराठी लैंग्वेज को भी क्लासिकल लैंग्वेज का जो स्टेटस है वो दिया जाए। तो आप देखिए 1500 से 2000 ईयर्स का पुराना ये लैंग्वेज होना चाहिए। वल्नरेबल इनका वैल्यूबल जो हेरिटेज है वो होना चाहिए। लिटरेरी के जो ओरिजिनल सोर्स होने चाहिए। और प्रेजेंट समय में जो लैंग्वेज बोली जाती है, जो मराठी लैंग्वेज बोली जाती है, उसके बीच में एक डिसकंटिन्यूटी होनी चाहिए एंशंट लैंग्वेज और प्रेजेंट समय का जो लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज को बेसिकली एज ए क्लासिकल लैंग्वेज का जो स्टेटस है वो दिया जाता है। तो ओडिया का जो लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस है उसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा 2024 के समय में यहाँ पे भुवनेश्वर के अंदर में। ओडिया का जो क्लासिकल लैंग्वेज के स्टेटस के रिगार्डिंग में 2015 का जो प्रीलिम्स है उसके अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि उस समय में ये जो टॉपिक है वो न्यूज के अंदर में था। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द स्नोफॉल के बारे में बताया गया है। आप देखिए कि कश्मीर के रीजन के अंदर में जो स्नोफॉल है वो देखने के लिए मिला है। तो काफ़ी जो ड्राई विंटर्स के बाद में काफ़ी जो बेसिकली कंप्लीटली ड्राई विंटर था, कोई भी यहाँ पे स्नोफॉल का जो स्नोफॉल के जो इंसिडेंट्स है वो सामने नहीं आए, तो उसके बाद में यहाँ पे स्नोफॉल हुआ है। आप देखिए कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जो बारिश है वो भी देखने के लिए मिली है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के कुछ पार्ट्स के अंदर में, जो बेसिकली यहाँ पे मेडिटेरियन सी से जो मॉइस्चर गेन किया जाता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के द्वारा, और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर बारिश होती है विंटर के समय में, जो बेसिकली फसल के लिए जो क्रॉप्स है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। पर आप देखिए कि IMD के द्वारा प्रेडिक्ट किया गया है कि यहाँ पे जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उनका भी जो टाइम है वो यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, जो बेसिकली जनवरी एंड दिसंबर के मंथ के समय देखने के लिए मिलता है। और आप देखिए कि अब यहाँ पे फरवरी के समय जो बारिश है वो देखने के लिए मिला है, वो तो हो सकता है कि क्रॉप का जो प्रोडक्टिविटी है उसको भी ये डैमेज करे। पुलिस के द्वारा एक नोटिस है वो सर्व किया गया है जो CM है दिल्ली के उनको। तो आपको यहाँ पे दिल्ली के जो CM है उनके अंडर में कौन से 3 सब्जेक्ट हैं वो आपको देखने के लिए नहीं मिलते हैं। आप देखिए कि जो लैंड है, लैंड आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली के थ्रू में। पब्लिक ऑर्डर आपको नहीं देखने के लिए मिलता है, जो पब्लिक ऑर्डर दिए जाते हैं वो आपको यहाँ पे दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली या दिल्ली का जो गवर्नमेंट है उसके अंडर में नहीं देखने के लिए मिलेगा। और जो दिल्ली पुलिस है वो भी आपको यहाँ पे नहीं देखने के लिए मिलता है उनके अंडर में। तो बेसिकली MLAs का पोचिंग के रिगार्डिंग में उनके द्वारा कुछ कहा गया था, तो उसी के रिगार्डिंग में जो नोटिस है उनके द्वारा सर्व किया गया है। हमारी UPSC के एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि 3 सब्जेक्ट हैं जो बेसिकली दिल्ली जो गवर्नमेंट है उसके अंडर में नहीं देखने के लिए मिलती हैं। लैंड है, पब्लिक ऑर्डर है और पुलिस है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स पॉपुलेशन जो प्रायोरिटीज़ के बारे में डिस्कस किया गया है हमारे बजट के दौरान में, कि एक हाई पावर कमेटी है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा पॉपुलेशन के जो ट्रेंड्स हैं उनको एनालाइज करने के पर्सपेक्टिव से, जो चैलेंजेस अराइज हुए हैं फास्टर हमारा जो पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है, डेमोग्राफी के अंदर में जो चेंज आया है, तो उसके जो चैलेंजेस हैं उसके रूप से यहाँ पे एनालाइज है उसको यहाँ पे कैरी आउट किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो सेंसस है उसका कोई भी रिप्लेसमेंट है वो नहीं किया जा सकता है। सेंसस के ही पर्सपेक्टिव से या पॉपुलेशन ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से इस एडिटोरियल के अंदर में डिस्कस किया गया है। आप देखिए कि यहाँ पे डिस्कस किया गया कि 1881 के समय से हमारे यहाँ पे जो सेंसस है उसको सिंक्रोनाइज वे में कंडक्ट किया जाता है। स्टूडेंट्स हमारे फर्स्ट सेंसस कमिश्नर कौन हुआ करते थे? आप देखिए कि इस क्वेश्चन को हमने ऑलरेडी भी एक बार आपसे पूछा है, तो आपको अगर पता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, अगर आपको नहीं पता है तो जरूर से इसके बारे में रीड करना। 1881 के समय में जो फर्स्ट सिंक्रोनाइज सर्वे है उसको कंडक्ट किया गया था, उस समय में वाइसरॉय कौन हुआ करते थे स्टूडेंट्स? आप देखिए कि जो रिपन नाम के जो पर्सन है उस समय में आपको जो वाइसरॉय है वो देखने के लिए मिलते हैं, जिनको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के रूप से भी जाना जाता है। फर्स्ट जो नॉन सिंक्रोनाइज सर्वे है वो 1871 के समय में कंडक्ट किया गया था, जब लॉर्ड मायो है वो बेसिकली वाइसरॉय हुआ करते थे। सिंक्रोनाइज सर्वे 1881 के अंदर है। तो काफी बार ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे सिंक्रोनाइज नॉन सिंक्रोनाइज वैसे रूप से। और 1881 से लेकर आप देखिए कि 2011 तक हमारे यहाँ पे कंटिन्यूस एवरी 10 ईयर के अंदर जो सेंसस है उसको कंडक्ट किया गया। अभी 2021 का जो सेंसस है उसको कंडक्ट किया जाता, बट कोविड-19 के इम्पैक्ट होने की वजह से, कोविड-19 की वजह से जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ उस वजह से उस सेंसस को यहाँ पे कैरी आउट नहीं किया गया है। इसके अलावा कुछ गवर्नमेंट के कुछ बेसिकली वहाँ पे क्राइटेरिया भी हैं। NRC का जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्री है, उसको यहाँ पे कैरी आउट किया जा सके सेंसस के साथ में, तो इस वजह से भी इन सेंसस का जो एक्टिविटी है उसको कैरी आउट नहीं किया गया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे डिस्कस किया गया है पॉपुलेशन की ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से कि हमारा जो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, SRS का जो सिस्टम है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है 5th राउंड का,
तो उन सभी के अंदर में बताया गया है कि टोटल जो फर्टिलिटी रेट है TFR है उसका डिक्लाइन हुआ है हमारी कंट्री के अंदर में, जो प्रेजेंट समय में 2% के आसपास है। तो आप देखिए कि पहले 2.1 हुआ करता था, उससे भी डिक्लाइन होके आपको जो 2% है वो देखने के लिए मिलता है टोटल फर्टिलिटी जो रेट है। कुछ स्टेट्स ऐसे एक्सेप्शन है जिसके अंदर में अबाउ देन द 2% है, जिसके अंदर बिहार है, मेघालय है। कल भी हमने इस टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था। बिहार है, बिहार के अलावा मेघालय है, मेघालय के अलावा आप देखिए उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के अलावा झारखंड है, जिसके अंदर अभी हमने फर्स्ट न्यूज ही डिस्कस किया वहाँ के CM के बारे में, और मणिपुर है। तो आप देखिए कि मणिपुर है, झारखंड है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, मेघालय है और बिहार है। तो इन स्टेट्स के अंदर में जो TFR है वो मोर देन अबाउ देन द 2 है, अबाउ देन द 2 है 5 स्टेट्स के अंदर में। और मैक्सिमम स्टेट्स के अंदर में जो हाई पॉपुलेशन ग्रोथ जो 20 सेंचुरी के समय देखने के लिए मिला था, जो 20 सेंचुरी है उस समय में हाई पॉपुलेशन जो ग्रोथ देखने के लिए मिला था हमारी कंट्री के अंदर में, वो कंप्लीटली यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है, कंप्लीटली उसको जो कंट्रोल है वो किया गया है। आप देखिए कि 1950 के समय हमारी इंडिपेंडेंस के समय हमारा जो TFR है वो 5.7% हुआ करता था, और आप देखिए कि 2020 के समय में ये 2% के आसपास पहुंच चुका है। तो बेसिकली हमारे यहाँ पे जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसको यहाँ पे कंट्रोल है वो किया गया है इंडिया के अंदर में। अगर हम सदर्न इंडिया के स्टेट्स के बारे में डिस्कस करें तो आप देखिए कि साउथ इंडिया के अंदर में 2050 के समय में 26% के आसपास जो ग्रोथ है, इंडिया का जो टोटल पॉपुलेशन है उसके अंदर 20% इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपको देखने के लिए मिलता था। जो प्रेजेंट समय में इनका जो टोटल इंडिया का पॉपुलेशन के अंदर जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 21% है। तो आप देखिए कि सदर्न इंडिया के अंदर रैपिड जो रिडक्शन हुआ है TFR के अंदर में, उसके बिहाइंड के रीजन क्या है? सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन है, एजुकेशन का वहाँ पे रीजन है, और इसके अलावा आप देखिए कि जो डेमोग्राफिक शिफ्ट हुआ है वहाँ पे आप देखिए कि एजुकेशन बेटर मिली है, वुमेन का जो डिसीजन मेकिंग के अंदर कंट्रीब्यूशन है, उन सब कुछ एरियाज को माना गया है। इस वजह से साउथ इंडिया के जो स्टेट्स हैं, सदर्न इंडिया के जो स्टेट्स हैं, उनका बेटर यहाँ पे TFR है, जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसको कंट्रोल किया गया। तो स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे TFR का बेसिकली रैपिड रिडक्शन हुआ है, सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन और एजुकेशन को माना गया, बट गवर्नमेंट की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके बारे में भी डिस्कस किया गया है कि आप इस तरीके से हाई पावर कमेटी बना के यहाँ पे जो सेंसस है उसको बेसिकली यहाँ पे आपके द्वारा एक सब्सटीट्यूशन के रूप से नहीं कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर आपको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के बारे में रीड करना है, उसको बेटर वे में एनालाइज करना है, तो डेमोग्राफिक शिफ्ट के अकॉर्डिंग में लाइफ एक्सपेक्टेंसी के अंदर में जो चेंज आया है, चेंज आने की वजह से आप देखिए कि चैलेंज और अपॉर्चुनिटी है वो भी क्रिएट करनी होंगी आपको हमारे इंडिया का जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसके रिगार्डिंग में। क्योंकि इंडिया के अंदर में हाई पॉपुलेशन है, वर्किंग एज के अंडर में आपको देखने के लिए मिलेगा कि हाई पॉपुलेशन है जो बेसिकली वर्किंग एज के अंदर में है। तो जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जो एज एंड पॉपुलेशन है वर्किंग एज के लोगों का, तो उनके लिए आपको जो जॉब है वो भी क्रिएट करना होगा, सोशल सिक्योरिटी है उसको भी प्रोवाइड करना होगा, नॉन फार्म बेस्ड जो जॉब है उनको यहाँ पे बूस्ट करना होगा, और उनको बेटर वे में जो स्किल है वो प्रोवाइड करना होगा। तो रेदर देन यहाँ पे इसको रिलीजियस पॉइंट के व्यू से देखा जाए कि हाई पॉपुलेशन ग्रोथ है उसके जो चैलेंज है उसके रिगार्डिंग में सभी लोगों को बेटर यहाँ पे जो स्किल है, जॉब्स हैं, सोशल सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड करने का कोशिश करना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा, और एवरी 10 ईयर का जो हमारे यहाँ पे प्रैक्टिस है सेंसस उसको भी कंडक्ट करवाना चाहिए। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द 2 स्टेट सॉल्यूशन के बारे में है। आप देखिए कि 2 स्टेट सॉल्यूशन मैक्सिमम आपको न्यूज़ के अंदर में देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे आपको इजराइल एंड पैलेस्टाइन के रिगार्डिंग में। स्टूडेंट्स यहाँ पे ब्रिटेन के जो बेसिकली फॉरेन सेक्रेटरी हैं उनके द्वारा ये स्टेटमेंट है वो दिया गया कि यहाँ पे जो पैलेस्टाइन कम्युनिटी है, पैलेस्टीनियन जो पर्सनस हैं उनकी रिगार्डिंग में उनको एक अलग से स्टेट का जो रिकॉग्नाइज है वो कर देना चाहिए। क्योंकि प्रेजेंट समय में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, बिफोर द 7 अक्टूबर से पहले जो मिडिल ईस्ट का जो पार्ट है, जो प्रेजेंट समय का जो न्यू वेस्ट एशिया का जो पार्ट है, तो न्यू वेस्ट एशिया के अंदर में काफ़ी सारे जो एंगेजमेंट है वो देखने के लिए मिल रहे थे, उसको कंप्लीट वे में न्यू वे में जो डेवलप है वो किया गया था। बट आप देखिए कि वहाँ पे आपको अब्राहम अकॉर्ड भी देखने के लिए मिलेगा, I2U2 का कॉन्सेप्ट जो इंडिया के पर्सपेक्टिव से है, वहाँ पे इजराइल और इंडिया, इसके अलावा USA एंड यूनाइटेड अरब अमीरात, तो अरब कंट्रीज़ का और इजराइल के जो रिलेशन है वो अच्छे से इस्टेब्लिश होने लगे थे। बट 7 अक्टूबर के बाद में कम्प्लीटली वहाँ पे पीस का फिर से डिमांड है, वहाँ पे कम्प्लीटली 2 स्टेट सॉल्यूशन है वो फिर से न्यूज़ के अंदर में आया है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन ही एकमात्र यहाँ पे उपाय है जिसके थ्रू पीस एंड स्टेबिलिटी है उसको वेस्ट एशिया के अंदर में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। आप देखिए कि ब्रिटेन ही गवर्नमेंट वो फर्स्ट गवर्नमेंट है जिनके द्वारा जूनिस्ट मूवमेंट के दौरान में जो जूस पीपल हैं उनके रिगार्डिंग में जो ओटोमन पैलेस्टाइन का जो एरिया है उसके ऊपर में उनके द्वारा क्लेम किया गया था।
1917 के समय में आपको बालफोर डिक्लेरेशन है वो देखने के लिए मिलता है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के समय में, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो बालफोर डिक्लेरेशन है उसको इश्यू किया गया था कि जूइश पीपल का जो क्लेम है उस पैलेस्टाइन रीजन के अंदर में जो जूइश पीपल है उनका क्लेम है, जिसको कि हम बालफोर डिक्लेरेशन के थ्रू में देखने के लिए मिलते हैं। स्टूडेंट्स, उस बालफोर डिक्लेरेशन के थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जिस तरीके से उनका एरिया है, टेरिटरी है, उसको रिकॉग्नाइज किया गया ओटोमन जो पैलेस्टाइन का एरिया है उसके अंदर में। तो आप देखिए कि जो जूनिस्ट मूवमेंट है उसको उनके द्वारा जो बूस्ट है वो देखने के लिए मिला है, जिसके द्वारा मास लेवल के ऊपर जो माइग्रेशन है वो देखने के लिए मिला। सेटलमेंट्स का जो बिल्डिंग है, कम्युनिटीज है उनका वहाँ पे बिल्डिंग है उनको कैरी आउट किया गया, और 1948 के समय इजराइल एज ए स्टेट है उसको वहाँ पे क्रिएट किया गया। 1990 के समय में आपको ओस्लो डिक्लेरेशन है वो देखने के लिए मिलता है टू स्टेट सॉल्यूशन के रिगार्डिंग में। 1990 के समय आपको एक ओस्लो डिक्लेरेशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है, किसके रिगार्डिंग में, टू स्टेट सॉल्यूशन है उसको क्रिएट किया जाए। आप देखिए कि हाँ डिफरेंट डिफरेंट पार्ट के अंदर में जो पैलेस्टीनियन कम्युनिटी है वो रहा करती है, वहाँ पे आपको कैटास्ट्रोफिक जो इवेंट है जिसको कि हम नकबा के रूप से जानते हैं, जहाँ पे मास लेवल के ऊपर उनके द्वारा माइग्रेशन किया गया नाइबर कंट्रीज के अंदर में, तो उसको रोकने के रिगार्डिंग में उनका जो कन्फ्लिक्ट ना हो इस वजह से टू स्टेट सॉल्यूशन है उसको ही एक बेटर ऑप्शन के रूप से देखा गया है। जो वेस्टर्न पावर्स हैं अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के द्वारा भी देखा गया है कि वेस्ट एशिया के अंदर में जो कम्प्लीटली एक स्टेबिलिटी को अचीव हुआ था, और आने वाले समय में जो स्टेबिलिटी अचीव हो सकती है 7 अक्टूबर के इंसिडेंट के बाद में, वो एक टू स्टेट सॉल्यूशन है उसी के द्वारा इसको अचीव किया जा सकता है। बट आप देखिए कि इजराइल के अंदर जो फार राइट एक्टिविस्ट हैं, इसके अलावा जो इजराइल के जो बेसिकली पॉलिटिकल लीडर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनके द्वारा टू स्टेट सॉल्यूशन है उसको कम्प्लीटली यहाँ पे रिजेक्ट है वो किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारे बजट के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया है कि आप देखें कि हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन एंड लाइफ साइकिल के अंदर जो मूवमेंट है, जो चेंज है, वो एक कांस्टेंट के रूप से आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि इंडिया के द्वारा लास्ट 7 डिकेड के अंदर में इंडिया के द्वारा आफ्टर द इंडिपेंडेंस या लास्ट 7 डिकेड के अंदर में जिस तरीके से अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया गया है, एक अंडर डेवलप स्टेट से अपने आप को एक डेवलपिंग कंट्री के रूप में जिस तरीके से ट्रांसफॉर्म किया गया है, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया कि मीनिंगफुल जो प्रेजेंट है, प्रोमोसिंग फ्यूचर के रूप से आप देख सकते हो इंडिया को, कि इंडिया का बेसिकली एक ब्राइट स्पॉट के रूप में इमर्ज हुआ है, सबसे फास्ट यहाँ पे ग्रो करने वाला कंट्री है। आप देखिए कि ग्रोइंग रेट भी 7% के आसपास है, जो वर्ल्ड का जो बिग इकोनॉमीज है उसके अंदर में आपको जो ग्रोइंग परसेंटेज है वो 2 से 3% के आसपास देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि यहाँ पे इंडिया का जो इवोल्यूशन है उसके बारे में डिस्कस किया गया, जिस तरीके से इंडिया के द्वारा यहाँ पे मीनिंगफुल प्रेजेंट है, प्रॉमिसिंग फ्यूचर है, उसके बारे में डिस्कस किया गया। इंडिया का जो स्पेस प्रोग्राम है, इंडिया का जो इसरो के थ्रू जो स्पेस प्रोग्राम आपको देखने के लिए मिलता है, आप देखिए उसके थ्रू यहाँ पे जिस तरीके से वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज हुआ है उसका जो सक्सेसफुल रेट है उसके थ्रू यहाँ पे देखने के लिए मिला है। इसके अलावा इंडिया ने अपना जो रिन्यूएबल एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है उसका जो बैलेंस है उसको क्रिएट किया गया है, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। कि इंटरिम बजट के अंदर भी आप देखिए कि जो सर्वोदय स्कीम है उसको यहाँ पे लॉन्च किया गया, रूफटॉप सोलार का जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ पे कहा गया है कि इंडिया का जो बेसिकली जिस तरीके से चेंज आया है वो एक कमांडेबल ग्रोथ है। तो उसी के रिगार्डिंग में कहा गया कि किसी भी गवर्नमेंट के लिए सबसे यहाँ पे नो कंट्री कैन अफोर्ड जो सिटीजन है उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। इसी वजह से हेल्थ का जो सेक्टर है उसको यहाँ पे मेन ध्यान में रखा गया है। कैंसर के पर्सपेक्टिव से वुमेन्स के रिगार्डिंग में आप देखिए कि जो सर्वाइकल कैंसर है उसके बारे में यहाँ पे कहा गया है कि सर्वाइकल कैंसर को बेसिकली जो HPV वहाँ पे जो वैक्सीन का जो कॉन्सेप्ट है उसको अलाउ किया गया है, उसको यहाँ पे जो कुछ एज ग्रुप का जो गर्ल्स है उनको बेसिकली प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा आप देखिए कि जो हमारे यहाँ पे IMR है, MMR है, उसका भी यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है। उसके डिक्लाइन होने के साथ में गवर्नमेंट के द्वारा एक इनोवेटिव जो फंड है उसको क्रिएट किया गया है। तो उस इनोवेटिव फंड के अंदर में 1 लाख करोड़ के थ्रू वो फंड है वो क्रिएट किया जाएगा। देखिए उस फंड के थ्रू में रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसके ऊपर में ध्यान दिया जाएगा। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर में प्राइवेट सेक्टर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो बेसिकली उन अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर में डिस्कस किया गया है हेल्थ सेक्टर के रिगार्डिंग में। किसी भी कंट्री के लिए अपने जो इल सिटीजन्स हैं उनको अफोर्डेबल करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, इस वजह से उनको यहाँ पे बेटर वे में जो हेल्थ का जो अपॉर्चुनिटी है, हेल्थ का जो एक्सेसिबिलिटी है वो प्रोवाइड करना है। HPV वैक्सीन है, IMR MMR को यहाँ पे इंडिया के अंदर डिक्लाइन किया गया है।
इसके अलावा आप देखिए कि इंडिया के द्वारा योगा दिवस है जो भी सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर में, जो बेसिकली यहाँ पे हमारे जो ट्रेडिशनल मेडिसिन का जो प्रैक्टिस है, ट्रेडिशनल जो प्रैक्टिस है जिसके थ्रू यहाँ पे इम्यूनिटी को बूस्ट किया जा सके। स्टूडेंट्स, अगर हम लास्ट 70 ईयर्स के अंदर बात करें तो हमारे बजट के अंदर में 2% ऑफ एरिया है, 2% ऑफ जो बजट का लोकेशन है वो आपको हेल्थ सेक्टर के अंदर में देखने के लिए मिलता है। और आप देखिए अगर इसको 5% किया जाता तो हमारा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी अब प्रेजेंट समय में इम्प्रूव हुआ है वो और भी ज़्यादा आपको इम्प्रूवमेंट है वो देखने के लिए मिलता। तो हेल्थ सेक्टर के रिगार्डिंग में अब यहाँ पे क्या डेवलप करना चाहिए आने वाले फ्यूचर के समय में, आप देखिए कि हमारे बजट के अंदर में टूरिज्म को प्रमोट करने के बारे में बात किया गया कि टूरिज्म को प्रमोट किया जाएगा। तो क्यों ना मेडिकल वे में जो टूरिज्म है, मेडिकल वे में जो टूरिज्म है उसको यहाँ पे बूस्ट किया जा सके। आप देखिए कि हमारी जो फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो मिनिस्टर हुआ करती थी सुषमा स्वराज मैम, तब जो पावर के अंदर में थे तो उन्होंने उनके जो ट्विटर अकाउंट के ऊपर में काफ़ी सारे हमारे जो नाइबर कंट्रीज के जो लोग हैं उनको हेल्थ फैसिलिटी के रिगार्डिंग में उनके द्वारा बेसिकली उनको जो रिक्वेस्ट किया जाता था नाइबर कंट्री के लोगों के द्वारा कि इंडिया के अंदर मेडिकल का काफ़ी अच्छा फैसिलिटीज़ है तो उनको बेसिकली यहाँ पे अलाउ किया जा सके। तो आप देखिए कि इसके थ्रू काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स देखने के लिए मिलते थे। तो इंडिया को अपना जो मेडिकल टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से उसको भी बूस्ट करने का ज़रूरत है प्रेजेंट समय में। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में है। आर्टिकल 44 आपको पता होना चाहिए, डीपीएसपी का पार्ट है। आर्टिकल 44 के अंदर में जस्टिसेबल नहीं है। उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा एक पैनल बनाया गया था यूसीसी रिपोर्ट के रिगार्डिंग, उसी ने अपना जो सबमिट किया है अपनी रिपोर्ट के बारे में, तो उसको आप रीड करना। आप देखिए कि गोवा का जो रीजन है जो पोर्तुगीज के अंडर में हुआ करता था तो उसके अंदर में देखने के लिए मिला है कि वहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसका इम्प्लीमेंटेशन है। नेक्स्ट यहाँ पे जो स्टेट हाई कोर्ट्स के जो चीफ जस्टिस है उनका अपॉइंटमेंट किया गया। तो आप देखिए कि आपको यहाँ पे कोलिजियम सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं या हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस हैं, इसके अलावा हाई कोर्ट के जो जज हैं उनके अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग में सुप्रीम कोर्ट का जो कोलिजियम है उसमें कितने लोग हुआ करते हैं, वो कोलिजियम प्रोसेस क्या है। जैसे सीजीआई है, इसके अलावा 2 जज हैं या 4 जज हैं। इसके अलावा क्या स्टेट के जो गवर्नर हैं उनसे भी कंसल्ट किया जाता है क्या स्टूडेंट्स यहाँ पे कोलिजियम प्रोसेस के थ्रू में, उसके बारे में आप बताना, ये आपका होमवर्क है, आपको इसके बारे में ज़रूर से जानकारी होनी चाहिए। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के बारे में है, तो उसके वायलेशन के पर्सपेक्टिव से एक्स आईएएस ऑफिसर हैं या ह्यूमन राइट के एक्टिविस्ट हैं, उनकी 2 बेसिकली प्लेसेज के ऊपर जो सर्च है वो किया गया है सीबीआई के द्वारा। स्टूडेंट, सीबीआई के बारे में आपको पता होना चाहिए, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के थ्रू इसको इस्टेब्लिश किया गया है। आप देखिए कि स्टेट्स के अंदर में जब भी इनके द्वारा अपना जो एक्टिविटीज़ को कैरी आउट किया जाता है तो स्टेट का जो जनरल कंसेंट है वो हुआ करता है। स्टेट्स के द्वारा सेक्शन 6 के थ्रू में जो जनरल कंसेंट है वो प्रोवाइड किया जाता है इस एक्ट के थ्रू में। संतानम कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद में सीबीआई है उसका इस्टेब्लिशमेंट में आया था सीबीआई उसके बाद में। एफसीआरए एक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशंस एक्ट है, यहाँ पे एनजीओज के पर्सपेक्टिव से है। काफ़ी सारे एनजीओज का जो लाइसेंस है वो भी कैंसिल किया गया है लास्ट 10 to 20 ईयर्स के अंदर में। स्टूडेंट्स, इसके अलावा आप देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आपको एफसीआरए एक्ट है वो देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द हमारे इंडियन ओरिजिन के जो पेरेंट्स हैं उनके चिल्ड्रंस को काफ़ी सारी कंट्रीज़ के अंदर में सेपरेट कर दिया जाता है। तो वैसा ही एक यहाँ पे जो डिमांड है वो देखने के लिए मिला है। 3 ईयर उस चिल्ड्रन का जो एज है वो हो चुका है, तो उनके पेरेंट्स का डिमांड है कि उनको अब यहाँ से चाइल्ड केयर यूनिट से उनको सौंप दिया जाए। तो आप देखिए कि जब G20 का मीटिंग इंडिया के अंदर ऑर्गेनाइज हुआ था तो इंडियन पेरेंट्स का बेसिकली एक एसोसिएशन है जिसके द्वारा भी ये डिमांड किया गया था कि इंडियन पीएम के द्वारा जो फॉरेन कंट्रीज़ के जो लोग हैं पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ इंडिया के अंदर विजिट किए गए हैं तो हमारे इंडियन ओरिजिन के जो पर्सन हैं उनको परेशान ना किया जाए वेस्टर्न पावर कंट्रीज़ के अंदर में, कि उनके द्वारा जो चाइल्ड केयर है वो अच्छे से नहीं की जाती है। तो आप देखिए कि काफ़ी सारा इश्यू है, काफ़ी सारे कंट्रीज़ के अंदर में देखने के लिए मिलता है कि इंडियन ओरिजिन के जो पेरेंट्स हैं उनके चिल्ड्रंस को बेसिकली जो चाइल्ड केयर यूनिट है उसके अंदर में सेंड कर दिया जाता है कि उनके द्वारा प्रॉपर वे में उसका जो केयरिंग है वो नहीं की गई है। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द सर्वोदय स्कीम के बारे में है, सूर्योदय स्कीम के बारे में सॉरी। तो आप देखिए कि हमारे बजट के अंदर भी अनाउंस किया गया है रूफटॉप सोलार स्कीम के बारे में। इसमें 300 जो बेसिकली जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी। जो यहाँ पे रूफटॉप के अंदर में जो सोलार का एनर्जी का या इनके द्वारा प्रोडक्शन किया जाएगा तो ये डिस्कॉम्स को सेल कर सकते हैं। जैसे कि हमारे फार्मर्स के रिगार्डिंग में कुसुम स्कीम है, पीएम कुसुम स्कीम है, वो आपको देखने के लिए मिलती है। तो उसी के रिगार्डिंग में यहाँ पे रूफटॉप के अंदर में जो सोलार स्कीम है उसके बारे में डिस्कस किया गया है।
तो आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो सोलार का जो जनरेशन किया जाता है तो रोप टॉप्स के ऊपर में जो घर के रेजिडेंशियल एरियाज का जो छत है उसके ऊपर में काफ़ी कम आपको देखने के लिए मिलता है। मैक्सिमम कुछ इंस्टीट्यूशंस है, एयरपोर्ट्स है, जहाँ पे बेसिकली जो सोलार का प्लेट है उसको लगाया गया है। जैसे कि आप देखिए हमारे सदर्न इंडिया के अंदर जो कोची का जो एयरपोर्ट है वो कम्प्लीटली सोलार के ऊपर में उसके द्वारा वर्क किया जाता है। पीएम सर के द्वारा कहा गया कि इस स्कीम का जब इम्प्लीमेंटेशन होगा तो बैटरी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको भी ये बूस्ट करेगा। तो आपको बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में पता होना चाहिए कि लिथियम आयन बैटरी को यूज किया जाता है या किसको यूज किया जाता है। इंडिया के अंदर लिथियम का जो प्रेजेंस है उसके जो ब्लॉक्स हैं वो कहाँ पे देखने के लिए मिले हैं, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में है। एक और स्टेट है, क्या झारखंड है या छत्तीसगढ़ है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा लिथियम ट्रायंगल के बारे में आपको पता होना चाहिए। एबीसी नाम के 3 कंट्रीज हैं जिसके अंदर में आपको लिथियम ट्रायंगल है वो देखने के लिए मिलता है। अर्जेंटीना, बोलिविया एंड द चिली नाम के जो कंट्रीज हैं लैटिन अमेरिका के अंदर में, वहाँ पे भी अभी रिसेंटली इंडिया के द्वारा एक्सप्लोरेशन का जो एक्टिविटीज है उनको कैरी आउट किया गया है। लॉ पैनल के बारे में है, क्रिमिनल जो डिफामेशन का जो प्रोविजन है आर्टिकल 21 के अंडर में उसको रिटेन करने के बारे में बात की गई है कि क्रिमिनल लॉज का यहाँ पे जो चेंज किया गया बट यहाँ पे क्रिमिनल डिफामेशन है उसको कंटिन्यूस किया जाए। स्टूडेंट्स आपको लॉ कमीशन के बारे में पता होना चाहिए। 1833 के अंदर में जो लॉर्ड मकोले हैं उनको फर्स्ट एज ए लॉ कमिश्नर के रूप से अपॉइंट किया गया था। आफ्टर इंडिपेंडेंस अगर हम बात करें तो एमसी सेतलवाड नाम के जो पर्सन है, एमसी सेतलवाड नाम के जो पर्सन है उनको फर्स्ट लॉ कमिश्नर के रूप में अपॉइंट किया गया था। लॉ मिनिस्ट्री का बेसिकली एडवाइजरी के रूप से ये वर्क करते हैं और आप देखिए कि 3 ईयर का इनका जो टेन्योर है वो आपको देखने के लिए मिलता है। आंध्र प्रदेश के अंदर में जो कांग्रेस का जो न्यू लीडरशिप है जिसको अपॉइंट किया गया है तो उनके द्वारा स्पेशल स्टेटस का जो डिमांड है उसके रिगार्डिंग में दिल्ली के लिए वो आए हैं। तो आप देखिए कि स्पेशल स्टेटस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि 1969 के समय में 5th फाइनेंस कमीशन के थ्रू में जो स्पेशल स्टेटस है उसके बारे में डिस्कस किया गया कि कुछ स्टेट्स को सेंटर के द्वारा मोर जो मनी है वो प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो डोमेन है बेसिकली जो जोग्राफिकल डोमेन है वो हिली टेरेन है, लो प्रोडक्टिविटी है, स्ट्रेटजिक लोकेशन है इंटरनेशनल बॉर्डर्स के साथ में उनका, वहाँ पे इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का बैकवर्डनेस है, ऐसे कुछ पैरामीटर्स है जिसके बेसिस पे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है वो दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये गार्डगिल फॉर्मूला आपको देखने के लिए मिलता है। गार्डगिल फॉर्मूला है यहाँ पे स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेटस के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें गवर्नमेंट के द्वारा राइस सेक्टर के अंदर इन्फ्लेशन ना हो इसी के रिगार्डिंग में जो ट्रेडर्स हैं उनके रिगार्डिंग उनका जो स्टॉक का लिमिटेशन है वो पूछा गया है। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द आप देखिए कि इंडियन नेवी के द्वारा काफ़ी सारे जो एंटी पायरेसी ऑपरेशन हैं उनको कंडक्ट किया गया गल्फ ऑफ आदेन के अंदर में। और आप देखिए कि हमारे जो नाइबर कंट्री हैं उनके जो लोग हैं उनको भी बेसिकली यहाँ पे रेस्क्यू किया गया है इंडियन नेवी के द्वारा। तो रेड सी के अंदर होती रिबेलियंस, इनके अलावा जो पायरेट्स हैं उनके द्वारा जो अटैक्स हैं वो देखने के लिए मिला था। हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था कि इल नाम का जो सिटी है सोमालिया के ही कोस्ट के अंदर में, तो आप देखिए इल नाम का जो सिटी है वहाँ पे इंडियन एक शिप को भी बेसिकली वहाँ पे पायरेसी का जो अटेम्प्ट है वो किया गया था, जिसके बाद में इंडियन नेवी के द्वारा अपना जो आईएनएस सुमात्रा है, आईएनएस विशाखापट्टनम है, उसका डिप्लॉयमेंट वहाँ पे किया गया था। मार्कोस नाम के जो कमांडोज हैं नेवी के उनके द्वारा रेस्क्यू किया गया है। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से है, तो आप देखिए कि यहाँ पे नॉर्थ कोरिया का मिसाइल टेस्टिंग के बारे में है, कंटिन्यूस न्यूज के अंदर है। मलेशिया के फॉर्मर पीएम के बारे में है, एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट नहीं है। केन्या के अंदर में बेसिकली एक इंसिडेंट देखने के लिए मिला नैरोबी के अंदर में, तो आपको केन्या का लोकेशन पता होना चाहिए। लेक विक्टोरिया के साथ में कौन कौन से कंट्रीज हैं जो अपना एरिया शेयर करते हैं, या क्या वहाँ पे केन्या है, तेंजानिया है, या कौन सा कंट्री है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और केन्या के अंदर आप नैरोबी के अंदर आप देखिए कि हमारा जो यूएनईपी है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, उसका भी हेडक्वार्टर सिचुएटेड है। यूएन हैबिटाट नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन हैबिटाट, उसका भी हेडक्वार्टर आपको केन्या का जो कैपिटल है नैरोबी वहाँ पे देखने के लिए मिलता है। पाकिस्तान का जो अनस्टेबिलिटी है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। बलूचिस्तान रीजन के अंदर में कुछ लोगों का वहाँ पे डेथ भी हुआ है। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द यूक्रेन के अंदर में कोई भी पावर का सिचुएशन नहीं है, क्योंकि आप देखिए कि कंटिन्यूस वहाँ पे ड्रोन के अटैक के बाद में वो पावर सप्लाई है उसके अंदर डिस्टर्बेंस देखने के लिए मिला। हमास के पर्सपेक्टिव से ये जो न्यूज़ कंटिन्यूस न्यूज़ के अंदर है स्पेशली वेस्ट एशिया के रिगार्डिंग में कि वहाँ पे कंटिन्यूस डिस्टर्बेंस है, कहीं ईरान के द्वारा अटैक किया गया है, कहीं इराक के अंदर में न्यूज़ है वो देखने के लिए मिला है। तो आप देखिए कि ये जो टॉपिक्स हैं एरियाज हैं कंटिन्यूस न्यूज़ के अंदर में है, तो ये आपके लिए कंप्लीट आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन था। इसको अच्छे से रीड कीजिए, अच्छे से रिवाइज कीजिए। आप देखिए कि यहाँ पे स्नो के बारे में डिस्कस किया गया है। कश्मीर के रीजन के अंदर एक 40 डेज का हार्श विंटर है जिसको कि हम
चिल्ली कल्लान के रूप से जानते हैं। चिल्ली कल्लान का एक हार्श विंटर का जो सेशन देखने के लिए मिलता है, और इस साल काफ़ी ड्राई रहा वहाँ पे, इस वजह से अभी स्नोफॉल हुआ है, तो काफ़ी सही है कि जो समर के लिए बेनिफिशियल रहेगा वहाँ पे स्नो होना ज़रूरी है कश्मीर के रीजन के अंदर में, स्पेशली हिमालयाज का जो हिली एरियाज हैं वहाँ पे। तो दिस इज ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द टूडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिला हो उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।